हेलो दोस्तों, मैं एसटीयू में आपका स्वागत है। प्रीलिम्स की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज अगली सीरीज़ ये चौथा लेक्चर है। इस पर आज बात करेंगे कुछ नए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारी प्रीलिम्स की एक सीरीज चल रही है जिसमें हम प्रीलिम्स के सभी सब्जेक्ट के सभी टॉपिक पर जो भी रेंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आप महेश ट्यूब से जुड़े रहिए। मेरा नाम महेश सोनी है। ठीक है, आप लेक्चर को वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसी से हमें मोटिवेशन मिलेगा और मैं लेक्चर आगे कंटिन्यू कर पाऊँगा आपके लिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं देर न करते हुए। पहला क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट इनैक्टेड द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। इसको पेशा एक्ट के नाम से जाना जाता है मोर कॉमनली। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट आइडेंटिफाई एज इट्स ऑब्जेक्टिव। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इसके आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव में से नहीं है, आपको ये बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है टू प्रोवाइड सेल्फ गवर्नेंस, सेकेंड टू रिकॉग्नाइज ट्रेडिशनल राइट्स, टू क्रिएट ऑटोनॉमस रीजन इन द ट्राइबल एरिया, फोर्थ है टू फ्री ट्राइबल पीपल फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन। ठीक, देखिए, अगर आपको कुछ भी पता हो कि ना पता हो, ये तो आपको पता ही है कि ऑटोनॉमस रीजन ये 6th शेड्यूल में आता है। इसको एडीसी आप जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में 10 ऑटोनॉमस रीजन है, 4 स्टेट में मिला के ATM² आप जानते हैं। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ये 4 स्टेट आते हैं, मणिपुर नहीं आता। ठीक है, तो इन 4 स्टेट में आपको पता है कि ADC होती है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ये 6वें शेड्यूल में आते हैं, 6th शेड्यूल में। ठीक है, तो ये थर्ड ऑप्शन तो नहीं होगा। और इसमें यही पूछा है कि थर्ड ने विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइडेंटिफाई एज इट्स ऑब्जेक्टिव, राइट। तो थर्ड ऑप्शन को आप निकाल दें, मीन्स यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें प्रोवाइड सेल्फ गवर्नेंस पेशा एक्ट का एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, रिकॉग्नाइज ट्रेडिशनल राइट्स, ये रिकॉग्नाइज करता है। फ्री ट्राइबल पीपल फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन, मतलब एक्सप्लॉयटेशन ट्राइबल पीपल का ना हो, ये रिकॉग्नाइज करता है, उसका एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, देखिए, द एस्टेब्लिशमेंट एंड फंक्शन ऑफ a मोस्ट ऑटोनॉमस काउंसिल आर बेस्ड ऑन द 6th शेड्यूल। ये ध्यान रखना है कि जो 6वां शेड्यूल उसमें ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है, उसमें 4 स्टेट आते हैं, ATM², M² का मतलब डबल MM है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। पेशा के रिगार्डिंग ही बात कर रहा है। ठीक है, देखिए पता चल जाएगा कि इट वॉज आफ्टर द वर्जीनियस जाजा कमेटी रिकमेंडेशन इन 1995 दैट पेशा एक्ट 1996 कम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है, कौन सी कमेटी बोला है? जाजा कमेटी, आप इसको कुछ और प्रोनाउंस कर सकते हैं। ठीक है, पेशा एक्ट इज लेजिस्लेशन दैट एक्सटेंड द प्रोविजन ऑफ पंचायत टू 5th शेड्यूल एरिया। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट है द स्टेट गवर्नमेंट आर एक्सपेक्टेड टू अमेंड दियर रिस्पेक्टिव पंचायती राज एक्ट विदाउट मेकिंग एनी लॉ दैट वुड इनकंसिस्टेंट विद द मैंडेट ऑफ पेशा एक्ट, राइट। देखिए, पहला स्टेटमेंट है इट वाज आफ्टर द वर्जीनिया जाजा कमेटी। नहीं गाइस, ऐसा नहीं है, ये भूरिया कमेटी थी, BHURIA, ये भूरिया कमेटी थी जिसने पेशा एक्ट का रिकमेंडेशन दिया था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। पहला स्टेटमेंट गलत हुआ तो आप ये फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन ये आप निकाल सकते हैं डायरेक्टली। ठीक, देखिए, पेशा एक्ट इन द इज लेजिस्लेशन दैट एक्सटेंड द प्रोविजन ऑफ पंचायती राज अथवा पंचायत इन 5th शेड्यूल एरिया, ये सही है। 5वें शेड्यूल में 5th शेड्यूल में ये बात करता है, तो सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट आर एक्सपेक्टेड टू अमेंड देयर रेस्पेक्टिव पंचायती राज एक्ट। स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है बिना विदाउट मेकिंग एनी लॉ दैट वुड बी इनकंसिस्टेंट विद द मैंडेट ऑफ पेशा। अगर पेशा के एक्ट से वो इनकंसिस्टेंट है तो विदाउट मेकिंग एनी लॉ, बिना कोई लॉ बनाए स्टेट गवर्नमेंट से उम्मीद की जाती है कि स्टेट गवर्नमेंट कोई ऐसा रेस्पेक्टिव रूल्स अमेंड कर सकती है, बना सकती है। मीन्स थर्ड भी सही है। ठीक है,
तो ये बोथ बी एंड मतलब सेकेंड एंड थर्ड बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। देखिए पेसा एक्ट वॉज इनेक्टेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ भूरिया कमेटी, ये आपको ध्यान रखना है। पेसा एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको डिटेल में पढ़ें, ठीक है। इसके सारे जो ऑब्जेक्टिव हैं, इसके रूल्स रेगुलेशन कब लाए गए, कौन सी कमेटी, डिटेल में आप पढ़ें। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेंस में भी बनता है और प्रीलिम्स में भी बनता है, ठीक है। इसलिए इस टॉपिक को हल्के में आप ना लें। स्टेट गवर्नमेंट आर एक्सपेक्टेड टू अमेंड दियर रेस्पेक्टिव पंचायती राज एक्ट विदाउट मेकिंग एनी ला दैट वुड बी इनकंसिस्टेंट विद द मंडेट ऑफ पेसा। जो भी पेसा एक्ट से इनकंसिस्टेंट है उससे बिना कंसल्ट किए ये बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग क्रॉप्स विच वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ बोथ मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, कॉटन, राइस, शुगर केन, व्हीट। अगर मैं इसमें आपको बात करूं कि आप कुछ भी नहीं जानते तो इतना तो जानते हैं कि राइस से मीथेन बहुत ज़्यादा निकलता है ना। क्यों? क्योंकि देखिए मीथेन ये CH4, राइस में कितनी यूरिया यूज़ होती है, यूरिया मतलब नाइट्रोजन के कंपाउंड कितने यूज़ होते हैं ना, तो इसका आंसर बाय डिफ़ॉल्ट राइस ही होगा। चलिए देखते हैं इसका डिटेल। Irrigated rice or paddy crop cultivation has been identified as one of the leading global agricultural source। कौन सा? इरीगेटेड राइस तब पैडी, पैडी मतलब एक्चुअली धान होता है, राइस मतलब चावल होता है, ठीक है। एग्रीकल्चरल सोर्स ऑफ एंथ्रोपोजेनिक मीथेन दैट इज CH4, ठीक है। इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट द ग्लोबल राइस प्रोडक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 11% ऑफ द टोटल एंथ्रोपोजेनिक CH4 इमिशन। मतलब ग्लोबल में जो राइस प्रोडक्शन होता है वो टोटल एंथ्रोपोजेनिक जितना भी मीथेन होता है, ह्यूमन मेड, एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन मेड, ठीक है, उसका 11% तो अकेले राइस प्रोडक्शन से आता है, ठीक है। इरीगेटेड राइस फील्ड आर मेजर सोर्स ऑफ मीथेन फ्रॉम द राइस फील्ड, ठीक है। राइस फील्ड में जो भी मेजर सोर्स है वो इरीगेटेड राइस होता है, मतलब जिसकी सिंचाई होती है, ठीक। although irrigated rice comprise only 50% of the harvested area but it contributes 70% राइस हार्वेस्टेड। मतलब जो इरीगेटेड राइस है एरिया के मामले में तो 85% होता है, बाकी 50% अनइरीगेटेड होता है, बट जो हार्वेस्ट होता है तो वो इरीगेटेड से टोटल का 70% होता है, रिमेनिंग इधर 30% होता है, ठीक है। मतलब हार्वेस्टिंग या यूँ कहूँ कि जो उपज है वो इरीगेशन से ज़्यादा होती है, ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जियोथर्मल एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स, प्लेट मूवमेंट, रोटेशन ऑफ अर्थ, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग अबव आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग डायनामिक चेंजेस टू द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ की सरफेस पर डायनामिक चेंजेस कौन कौन से लाते हैं? देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये भी लाता है, जियोथर्मल एनर्जी ये भी लाता है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस भी लाता है, प्लेट मूवमेंट आपको पता ही है, रोटेशन ऑफ द अर्थ, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, ये सारे की सारे मतलब ये डी स्टेटमेंट करेक्ट है। ये सारे क्या हैं? डायनामिक चेंजेस लाते हैं। कहाँ लाते हैं? सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस पर, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जियोथर्मल एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, प्लेट मूवमेंट, रोटेशन ऑफ द अर्थ, रिवॉल्यूशन। एक्चुअली जो ये रोटेशन होता है इसे क्या होता है? रोटेशन से डे एंड नाइट होता है, डे एंड नाइट होता है, ठीक है। रिवॉल्यूशन से क्या होता है? जो सीजन होता है, मौसम होता है ना, वो होता है। ये ध्यान रखना, कंफ्यूज ना होना। तो ये सारे आंसर होंगे, ठीक है। ऑल द अबव स्टेटमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग डायनामिक चेंजेस इन द अर्थ इन वेरियस वे, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 5वां है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अलायंस ऑफ द नाटो। नाटो आप जानते हैं क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये नाटो होता है। इनमें से कौन सा अलायंस जो है नाटो का है? ठीक है, इस्तांबुल कोऑपरेटिव इनिशिएटिव, मेडिटेरेनियन डायलॉग, यूरो अटलांटिक पार्टनरशिप काउंसिल, फाइनेंशियल मार्केट डायलॉग। देखिए मुझे कुछ और पता हो कि ना पता हो, ये फोर्थ स्टेटमेंट तो अपने को पता है कि फाइनेंशियल मार्केट डायलॉग नहीं है, ये नाटो क्या मिलिट्री अलायंस है, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट डायलॉग ये तो नहीं है, इतना तो पता है। तो अगर फोर्थ को आप हटा सकते हैं तो ये और ये दो हट गए। बाकी तीनों इस्तांबुल कन्वेंशन कोऑपरेटिव इनिशिएटिव ये भी है, इस्तांबुल कन्वेंशन इस्तांबुल
कोऑपरेशन इनिशिएटिव, मेडिटेरेनियन डायलॉग, यूरो अटलांटिक पार्टनरशिप काउंसिल, ये तीनों है, मीन्स ये सही हो गए। ठीक है, कुछ नाटो के बारे में जान लेते हैं। नाटो जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड द नॉर्थ अटलांटिक अलायंस, NAA, इसको ये भी कहते हैं। ठीक है, इज एन इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस, ये ध्यान रखना, मिलिट्री अलायंस बिटवीन द 30 मेंबर स्टेट। इनिशियली 30 नहीं थे, बाद में 30 हुए हैं। 28 यूरोपियन एंड 2 नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन आते हैं? US एंड कनाडा। मैक्सिको भी आता है, बट इसके 2 मेंबर यही 2 हैं। 28 यूरोपियन यूनियन से हैं, ठीक है, एंड जो दो जो है वो नॉर्थ अमेरिका मतलब US एंड कनाडा वाले हैं। ठीक है, इसका नाटो का जो हेडक्वार्टर है ब्रुसेल, बेल्जियम में है। 1949 में फाउंड किया गया था, वाशिंगटन DC की जो US पे है। ठीक है, इसके फंडिंग मेंबर हैं ये सब US, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, ये कई सारे हैं। ठीक, फंडिंग मेंबर में देखिए आई थिंक 12 मेंबर जो थे उसके फंडिंग मेंबर थे, अभी प्रेजेंट में 30 मेंबर हैं, टोटल इंक्रीज हो गए 30 हो चुके हैं। ठीक है, ये रहा। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन। उसी नाटो के बारे में ये, स्पेन एंड इटली आर नॉट मेंबर ऑफ द नाटो। कैसा है? आर्टिकल 5 ऑफ द नाटो हैज बीन इन्वॉल्व ओनली वंस, ये ध्यान रखना, ओनली वंस। नाटो वॉज US फर्स्ट पीस टाइम मिलिट्री अलायंस, US फर्स्ट पीस टाइम मिलिट्री अलायंस आउटसाइड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, देखिए स्पेन एंड इटली आर द नॉट मेंबर ऑफ द नाटो, ये गलत है, ये दोनों मेंबर हैं इसके। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत, तो ये गलत, ये गलत। ठीक है, इन दोनों में बाय डिफॉल्ट तीसरा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, आप देख रहे हैं। ठीक है, अब सेकंड को चेक करना है। आर्टिकल 5 ऑफ द नाटो हैज बीन इन्वॉल्व ओनली वंस, मैं इसको अंडरलाइन इसलिए किया कि जनरली क्या होता है, जहाँ ओनली आता है उसको हम क्या करते हैं, उसको गलत कर देते हैं, बट यहाँ सही है। हर केसेस में आपको ओनली वाले गलत नहीं होते, 90% केसेस में आप उसको गलत कर सकते हैं, बट हर केसेस में नहीं होता ऐसा। ठीक है, तो देखिए ये सही बात है, ये केवल एक बार आर्टिकल जो 5 है ये इन्वॉल्व हुआ है। ठीक है, नाटो US फर्स्ट पीस टाइम मिलिट्री अलायंस आउटसाइड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए आर्टिकल 5 हैज बीन इन्वॉल्व ओनली वंस, ठीक है, ओनली वंस इन द नाटो हिस्ट्री बाय द यूनाइटेड स्टेट आफ्टर September 1, 2001। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग रिपोर्ट इज आर पब्लिश्ड बाय ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ILO के द्वारा कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करी जाती है? देखिए, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, ग्लोबल वेज रिपोर्ट, ग्लोबल हंगर रिपोर्ट इंडेक्स, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक। देखिए मैं कुछ और समझूँ कि ना समझूँ, आप इतना जरूर समझें कि ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, हंगर, ये ILO तो नहीं निकालता, इतना मुझे क्लियर है। मैं इतना अंदाज़ा लगा सकता हूँ, आपसे उम्मीद कर सकता हूँ कि आप इतना सोच सकते हैं। ग्लोबल जो हंगर इंडेक्स रिपोर्ट है, इसको मुझे याद है कि एक वेल्थ हंगर नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, वो करती है, रिपोर्ट निकालती है। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट तो नहीं होगा। वेल्थ ग्लोबल हंगर इंडेक्स को वेल्थ हंगर और उसके साथ कुछ और ऑर्गेनाइजेशन मिलकर निकालती हैं। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट जिन जिन स्टेटमेंट में ऑप्शन में आप उसको निकालिए, ये गया, ये गया, ये गया। अब आप देख सकते हैं कि आपका आंसर तो डायरेक्टली मिल गया है। देखिए वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, सोशल प्रोटेक्शन, इसमें थोड़ा सा आपको डाउट हो सकता है कि ILO निकालता हो कि नहीं निकालता, बट ये निकालता है, ये करेक्ट है। ठीक है, ग्लोबल वेज रिपोर्ट, वेज के बारे में तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ही निकालता होगा। ठीक है, तो दूसरा भी करेक्ट है। ये फोर्थ जो वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, ये भी निकालता है। तो ये आंसर तो अपना मिल चुका है, 1 2 4। ठीक है, देखिए ILO क्रिएटेड इन 2006, ये GHI की बात हो रही, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात हो रही है। ठीक है, was initially published by the US based International Food Policy Research IFPRI, International Food Policy Research Institute and Germany based Wealth Hunger। ये देखिए इतना भी आप याद रख लेंगे तो काम हो जाएगा, बट इसमें IFPRI भी निकालते शामिल रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग
DEFI, डेफी, जिसको क्या पढ़ते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। डेफी इज एन अम्ब्रेला टर्म फॉर द फाइनेंशियल सर्विस ऑन पब्लिक ब्लॉकचेन, ठीक है। विद डेफी वन कैन डू मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट बैंक सपोर्ट, like earn interest, borrow, lend, buy insurance, trade derivative and asset. It is faster and does not require any third party. देखिए ये जो इसमें डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस है, मतलब डेफी है, शार्ट में इसको प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। ये तीनों स्टेटमेंट इसके पढ़ते हैं। डेफी इज एन अम्ब्रेला टर्म फॉर द फाइनेंशियल सर्विस ऑन पब्लिक ब्लॉकचेन, ये करेक्ट है, ठीक है। एक अम्ब्रेला टर्म है फाइनेंशियल सर्विस के लिए। देखिए डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल है तो फाइनेंशियल सर्विस के लिए ये एक अम्ब्रेला टर्म है, ठीक है, ऑन द पब्लिक ब्लॉकचेन। सेकंड, विद डेफी वन कैन डू मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट बैंक सपोर्ट, मतलब जो भी बैंक के काम होते हैं जो बैंक सपोर्ट करती है उसको वन कैन डू, मतलब एक कर सकता है कौन, डेफी, लाइक अर्न इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अर्न करना, बोरो करना, लेंड, बाय इंश्योरेंस, इंश्योरेंस को बाय करना, ट्रेड डेरिवेटिव एसेट, जो भी ये काम है बैंक जितने काम कर सकती है डेफी कर सकती है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। इट इज़ फास्टर एंड डज नॉट रिक्वायर थर्ड पार्टी, ये भी करेक्ट है। तो तीनों करेक्ट है, मतलब डी इसका आंसर सही है, ठीक है। देखिए डेफी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस इज एन अम्ब्रेला टर्म फॉर द फाइनेंशियल सर्विस ऑन द पब्लिक ब्लॉकचेन, राइट। विद डेफी वन कैन डू मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट बैंक कैन सपोर्ट, जो भी बैंक सपोर्ट करता है तो बैंक कर सकता है, बैंक सपोर्ट करता है वो ये काम कर सकता है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। इंटरेस्ट को अर्न करना, बोरो करना, लेंड, बाय इंश्योरेंस, ट्रेड डेरिवेटिव, ट्रेड एसेट, मोर एंड मोर, बट इट इज़ फास्टर एंड डज नॉट रिक्वायर पेपर वर्क और थर्ड पार्टी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इन एन इकोनॉमी इट इज सेड दैट said to have reached its highest possible efficiency when, इकोनॉमी में हम ये कब कह सकते हैं कि ये इकोनॉमी जो है अपने हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी पर पहुंच चुकी है। इकोनॉमी इज, देखिए पहला है इकोनॉमी इज यूटिलाइजिंग ऑल इट्स नेचुरल रिसोर्सेज इन प्रोडक्शन, ऐसा होता है क्या, इक्वल इनकम लेवल हैज़ बीन रीच्ड ऑल इकोनॉमिक एजेंट, factor of production are allocated optimally in the production of goods and services, unemployment level has been consistently maintained at a zero, unemployment जीरो पहुंच जाता है तब होता है क्या। हम देखिए आप क्वेश्चन के पहले स्टेटमेंट को आप थोड़ा सा समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। क्या बोल रहा है, इन एन इकोनॉमी इट इज सेड टू हैव रीच इट्स हाईएस्ट पॉसिबल इफिशियंसी, इकोनॉमी में इसकी हाईएस्ट मतलब सबसे पॉसिबल इफिशियंसी क्या हो सकती है, जब इकोनॉमी हाई यूटिलाइजिंग इट्स सारे नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेगी प्रोडक्शन में, क्या तब होती है, जी नहीं, ऐसा नहीं होता। इक्वल इनकम लेवल हैज़ बीन रीच्ड फॉर ऑल इकोनॉमिक एजेंट, ऐसा भी नहीं होता। इक्वल लेवल ये तो पहुंचना एक तरह से असंभव जैसा काम होता है, ठीक है, असंभव तो कुछ होता नहीं है बट एक तरह से बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। देखिए ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर अलोकेटेड ऑप्टिमली, ये ध्यान रखना, फैक्टर ऑफ जो प्रोडक्शन होता है मतलब जो भी प्रोडक्शन के फैक्टर होते हैं उनको ऑप्टिमली अलोकेट करना, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, ये सही है। उसके जो भी फैक्टर हैं प्रोडक्शन के उसको ऑप्टिमली अलोकेट करना, वही हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी होती है। सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी तभी पॉसिबल होती है जब उसको अलोकेट ऑप्टिमली किया जाए, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट लेवल हैज़ बीन कंसिस्टेंटली मेंटेन जीरो, जी नहीं है, ऐसा नहीं, कोई वो नहीं है, तीसरा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। देखिए इकोनॉमिक एफिशिएंसी इज व्हेन एवरी स्कैर्स रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी इज यूज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर इन अ वे दैट प्रोड्यूसर मोस्ट इकोनॉमिक आउटपुट एंड बेनिफिट टू द कंज्यूमर, ठीक है। यही मेन चीज़ है कि इकोनॉमिक जो आउटपुट है अथवा कंज्यूमर्स को बेनिफिट है, वो बेनिफिट जो वो मोस्ट प्रोबेबली मिलना चाहिए सबसे ज़्यादा ऑप्टिमली, ठीक है। इकोनॉमिक एफिशिएंसी कैन इन्वॉल्व एफिशिएंट प्रोडक्शन डिसीजन विद इन फर्म एंड इंडस्ट्री, एफिशिएंट कंजम्पशन डिसीजन, एफिशिएंट कंजम्पशन decision by individual consumer and efficient distribution of the consumer and producer goods individual consumer and firm, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इसका देखिए उसका प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, तो कंज्यूमर्स को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलना चाहिए,
ठीक है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इनकम लेवल विल बी इक्वल व्हेन रिसोर्सेस आर एफिशिएंटली एलोकेटेड। मतलब इनकम लेवल तो कभी इक्वल, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि इनकम लेवल सबकी इक्वल हो। और आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी इकोनॉमी में इनकम लेवल सबकी इक्वल होना तो ये कोई संभव जैसी चीज़ है ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 10वें नंबर का। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओलिव रिडले टर्टल। They are found in the warm water of the Pacific and Indian Ocean. Odisha coast is one of the largest mass nesting site in the world. ये तो आप समझ सकते हैं, इसको आप सुने होंगे कई बार। They are not found in the Atlantic Ocean. Atlantic Ocean में क्या ये नहीं मिलती? चलिए, पहला स्टेटमेंट जो है दे आर फाउंड इन द वार्म वाटर, ये करेक्ट है। अब द पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, जी बिल्कुल मिलती हैं। पैसिफिक ओशन ये इंडियन ओशन है, इधर पैसिफिक ओशन है और इधर अटलांटिक ओशन है। ठीक है, तो पैसिफिक ओशन में भी मिलती हैं, इंडियन ओशन में भी मिलती हैं, अटलांटिक ओशन में भी मिलती हैं। तो वो वार्म वाटर में मिलती है, ये भी करेक्ट है। पैसिफिक ओशन वार्म वाटर। जो थर्ड स्टेटमेंट दे आर नॉट फाउंड इन द अटलांटिक ओशन, नहीं, अटलांटिक ओशन में भी मिलती हैं, इंडियन ओशन में भी मिलती हैं और पैसिफिक ओशन में भी मिलती हैं। ठीक है, तो पहला गलत है, सॉरी पहला सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। ओडिशा इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट मास नेस्टिंग साइट इन द वर्ल्ड, ये करेक्ट है। इनफैक्ट आप इसके बारे में तो कई बार सुने होंगे कि ओडिशा में बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट नेस्टिंग होती है, पूरे वर्ल्ड में मिला है तो लार्जेस्ट सबसे ज़्यादा नेस्टिंग, मास नेस्टिंग ओडिशा के कोस्ट पर ही होती है। गहीरमारा बीट ऐसा आप नाम सुने होंगे, तो उन्हीं में से एक है। ठीक है, द ओलिव रेडली टर्टल प्रेडोमिनेंटली कार्निवोरस होती है। ठीक है, स्पेशली इन द इमेच्योर स्टेज ऑफ लाइफ टाइम एनिमल प्रे कंसिस्ट प्रोटोटाइप आर डे इनवर्टिब्रेट विच कैन बी कैच सैलो मरीन। ठीक है, देखिए दे आर फाउंड इन द वार्म एंड ट्रॉपिकल वाटर, ये इंपॉर्टेंट है, प्राइमरली इन द पैसिफिक एंड इंडियन ओशन बट आल्सो फार्म इन द वार्म वाटर ऑफ द अटलांटिक ओशन। ठीक है, मतलब ये कि ये वार्म वाटर में पाई जाती हैं। ठीक है, मेनली कहाँ पाई जाती है? पैसिफिक ओशन एंड इंडियन ओशन, बट आल्सो अटलांटिक ओशन में भी पाई जाती हैं। ठीक है, तीनों ओशन में पाई जाती हैं, पर मेनली इन्हीं दो में पाई जाती है, पैसिफिक एंड इंडियन ओशन में। ठीक है, दिस टर्टल and are related camp रेडली टर्टल आर बेस्ट नोन फॉर देयर यूनिक मास नेस्टिंग कॉल्ड, जिसको अरीवाड़ा बोलते हैं। ये ध्यान रखना टर्म अरीवाड़ा, यूनिक मास नेस्टिंग होती है जहाँ पर कई हजारों फीमेल एक साथ आती हैं और अपने एग्स ले करती हैं। ठीक है, द कोस्ट ऑफ ओडिशा इन इंडिया इज लार्जेस्ट मास नेस्टिंग ऑफ द ओलिव रेडली टर्टल। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द स्टेट ऑफ जिब्राल्टर लाई नॉर्थवर्ड ऑफ द गल्फ ऑफ एडन। सेकेंड है, गल्फ ऑफ एडन लाई साउथवर्ड फ्रॉम द गल्फ ऑफ गुयाना। देखिए, गल्फ ऑफ एडन ये रेड सी के आसपास है, यहाँ पर है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर इधर है। ठीक है, अगर आप मैप को इमेजिन कर पा रहे हैं तो, और ये गल्फ ऑफ जो गुयाना है ये इधर है, यहाँ के आसपास। ठीक, तो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर लाई नॉर्थ वर्ड ऑफ द गल्फ ऑफ एडन। देखिए, इसके कुछ नॉर्थ वर्ड है ना, एग्जैक्टली नॉर्थ में नहीं है, नॉर्थ वेस्ट कह सकते हैं, बट नॉर्थ वर्ड है ऊपर जाने पर। तो ये पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। पूछा कि आपसे इनकरेक्ट पूछा है। गल्फ ऑफ एडन लाई साउथ वर्ड फ्रॉम द गल्फ ऑफ गुयाना। ये गल्फ ऑफ अगर गुयाना है तो गल्फ ऑफ एडन क्या इसके साउथ में है? जी नहीं, ऐसा तो नहीं ना, साउथ में नहीं है, ईस्ट में है अपन कह सकते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। अपने से पूछा क्या? रॉन्ग, इनकरेक्ट, तो वही सेकंड स्टेटमेंट आंसर हो जाएगा। देखिए ये मैप है ये रहा गल्फ ऑफ एडन। ठीक है, ये इंडियन ओशन है, ये गल्फ ऑफ गुयाना है। ठीक है, और ये रहा स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। अब आप बताइए, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है गल्फ ऑफ एडन के ये करीब करीब नॉर्थ वर्ड है ना। गल्फ ऑफ गुयाना के ये क्या साउथ में है क्या? नहीं ना। देखिए सेकंड स्टेटमेंट में क्या पूछा है, गल्फ ऑफ एडन लाई साउथ वर्ड फ्रॉम द गल्फ ऑफ गुयाना। क्या गल्फ ऑफ एडन इसके साउथ में है? नहीं जी, वेस्ट में इनफैक्ट। ठीक है, तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया था। तो इस तरीके से आज के ये क्वेश्चन हुए प्रीलिम्स के। ये सीरीज़ आपको कंटिन्यू बेसिस पर मैं कोशिश करूँगा कि मिलेगी। जो मुझे और टॉपिक इंपॉर्टेंट लगेंगे मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगा।
आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपका स्कोर है, आप उसको मेंशन करें, कितने आपके सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, ठीक है। कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, अंडरस्टैंडिंग में गलती हो रही है या फिर आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं, तो उनको आप समझिए। आप जितना पढ़ेंगे, जितना मेहनत करेंगे, उतना ही आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी, उतनी आपकी समझ बढ़ेगी, ठीक है। इसलिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।